हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सीरीज़ रोज़ाना 10 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट कराती है। आज ये 23वां पार्ट हम कंप्लीट करने जा रहे हैं और पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कनहर सिंचाई परियोजना में शामिल नहीं है। एक सिंचाई परियोजना का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, कनहर सिंचाई परियोजना। तो आपसे उसी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट इसमें शामिल नहीं है। तो 4 राज्य यहाँ पे दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो आप जब यूपी के बारे में पढ़ रखे होंगे तो कनहर परियोजना के बारे में भी पढ़ रखे होंगे, तो इसमें बिहार नहीं आता है। बाकी का आपका उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। तो आपको ये याद रखना है और इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसका आंसर है बी। तो यहाँ पर सोनभद्र के अमवार गांव के जो कनहर नदी का एक कनहर डैम भी बना हुआ है, वहाँ पर यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड तीनों राज्यों से जुड़ी हुई ये कनहर परियोजना का निर्माण 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। 10 वर्षों में इस परियोजना का पूरा कार्य करने का लक्ष्य भी रखा गया था। क्लियर है? तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा झांसी में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो झांसी में सौर ऊर्जा संयंत्र बन रहा है वो किसके साथ ये मिलकर बन रहा है। आपका कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड या टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। तो आपने इसके बारे में अगर पढ़ रखा होगा तो आपको इजी हो जाएगा कि जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है वो इस बार इम्पोर्टेंट सेगमेंट रहेगा हमारे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उसी के साथ मिलकर ये झांसी में लगाया जा रहा है। तो बी ऑप्शन में आपका सही आंसर है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश का राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा ये एक संयुक्त परियोजना है और ये वहाँ पर आपको याद रखनी है। ठीक है, तहसील गरौठा और जनपद आपका झांसी मसला आपको याद रखना। और कितने मेगावाट की ये भी याद रख लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है भाई। 200 मेगावाट की है ये। ठीक है, और इसमें 500 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना पेमेंट लगेगा, इतना पैसा लग जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि यूके सिन्हा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से दिखाई देता है। आपको बताना है कि ये 4 क्षेत्र जो लिखे हुए हैं उनमें से यूके सिन्हा जी का कौन से एरिया से दिखाई देता है। तो ये बहुत इजी हो जाता है कि ये एमएसएमई इनके सुधार के लिए था। तो पहला ही ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, एमएसएमई सुधार के लिए आपका कौन सी समिति है भाई? यूके सिन्हा कमेटी है, उसका गठन किया गया था। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों पर एमएसएमईज के लिए जो सुधार कार्य करने के लिए समिति का गठन किया गया, उस समिति का नाम यूके सिन्हा था। क्लियर है ये चीज़? तो इसमें क्या क्या मसला रहेगा, वो चीज़ें हैं, उन्होंने क्या क्या सिफारिशें की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि किस किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चौथे नंबर का। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन कहा गया है और दूसरा कारण है। तो दोनों जब आप पढ़ेंगे आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। दोनों को एक दूसरे के साथ मैच कीजिए कि हाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको आंसर देना होगा कि कौन सा है इसका सही आंसर है। देखिए, किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल निभाता है भाई, ये तो सही हो गया। यह क्षेत्र रोजगार सृजन के द्वारा आय में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी के द्वारा जीवन स्तर सुधारने में सक्षम भी होता है। बिल्कुल सही बात है, और इसके साथ फुलफिल भी करता है। तो इसका मतलब दोनों ही सही हैं और
फुलफिल भी कर रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा और सी ही यहाँ पे सही जवाब है। सेवा क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? सर्विस क्षेत्र, सर्विस क्षेत्र कहते हैं। तो ये दोनों ही बातें सही थी और दोनों एक दूसरे के साथ मैच भी करती थी, एक दूसरे को कंप्लीट भी करती थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में सही है? आपको बताना है कि जो गिफिन गुड्स होते हैं उनके बारे में कौन सी बात एकदम सत्य है, और बहुत ही आराम से पढ़ के इसका आंसर दें तो आपको ये समझ में आएगा कि कीमत गिरने पर इनकी क्रय में कमी आती है, तो ये बात नहीं है। कीमत बढ़ने या घटने पर इनकी मांग में अंतर नहीं आता, ये भी बात सही नहीं है। और इनकी कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होती, ये बिल्कुल सही है। तो सब्स्टिट्यूट नहीं होता है इनका कोई भी, तो ये चीज़ सही थी और सी ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए बिल्कुल। तो सी ऑप्शन, तो मांग के जो नियम में होते हैं उसके अपवाद के रूप में, ठीक है। तो मांग के जो नियम के अपवाद के रूप में ये मसला दिखाई देता है। और जो गिफन वस्तुएं होती हैं उसमें आपको देखना होगा कि इसके अंतर्गत कुछ ऐसी घटिया किस्म की वस्तुएं शामिल की जाती हैं जिनकी सामान्यतः कोई क्या है, सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। मोटा अनाज, निम्न कोटि के मौलिक आहार, ये सब कुछ इसमें आता है। क्लियर है ये चीज़? तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से एक चीज़ और देखें तो कुछ चीज़ें आवश्यक वस्तुएं होती हैं, कुछ दुर्लभ वस्तुएं होती हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये थोड़ा आपने पढ़ भी रखा होगा। यहाँ से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। वित्तीय संस्थाएं दे रखी हैं और एक तरफ आपकी स्थापना वर्ष दे रखा है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम, सिडबी, एक्सिम बैंक और नेशनल हाउसिंग बैंक, चारों का मिलान करना है। अगर आपको पता होगा कि कौन सा किस ईयर में बना है तो आप इजीली बता पाएंगे। जैसे कि आपको पता था कि जो आपका पहला आपका दिखाई दे रहा है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, तो वो 1971 में बना है। उसके साथ तीसरा मिलाइए तो बी बचेगा और डी बचेगा, बाकी का ए और सी कैंसिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप सिडबी पे जाइए तो सिडबी का आपको पता ही है 1989 है, तो फिर डी भी कैंसिल हो जाएगा, बी बचेगा। तो इसका आंसर बी होना चाहिए। देखते हैं इसका क्या आंसर है भाई। बिल्कुल बी है, क्योंकि आपको दो अगर पता होते तो आप वहाँ से क्लियर कर लेते। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण आपका 1971, सिडबी 1989 और एक्सिम 1982, नेशनल हाउसिंग बैंक 1988। ये चारों आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद जीडीआर के संदर्भ में बात की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपसे जीडीआर के बारे में बात पूछी गई है और सही उत्तर का चुनाव करना है आपको। यह है अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद से ज़्यादा तरल होती है। इसमें व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशक निवेश कर सकते हैं। जब आप इसको बढ़िया से पढ़े हैं तो आपको ये पता है कि ये दोनों ही चीज़ें आपकी क्या हैं, गलत हैं, ना तो एक ना दो। अब क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि जो जीडीआर होता है, जीडीआर को एडीआर की तरह ही जारी किया जाता है, लेकिन एडीआर का प्रयोग अमेरिकी शेयर बाजार के लिए किया जाता है और जीडीआर का प्रयोग अन्य विदेशी शेयर बाज़ारों के लिए किया जाता है, जैसे कि लंदन, जर्मनी, ये सब, ठीक है। इसके अलावा एडीआर में जो जीडीआर की तुलना में तरलता ज़्यादा होती है। तो पहला स्टेटमेंट इस वजह से सही नहीं था। दूसरा, एडीआर में व्यक्ति और संस्थागत निवेशक दोनों ही निवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर जीडीआर की बात की जाए तो केवल संस्थागत जो निवेशक हैं वही निवेश कर सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। और जो एडीआर होता है वो आपको ध्यान रखना है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद अमेरिकन बैंक के निवेशकों को विदेशी कंपनी के शेयर लेने के बदले जारी किए जाते हैं। क्लियर है ये बात? चलो 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीमैट अकाउंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है डीमैट अकाउंट के लिए। भारत में इसकी शुरुआत वर्ष 1996 में हुई थी। इसके माध्यम से शेयर को कैश की भांति किसी अन्य खाते में अंतरित किया जा सकता है। आपको इस क्वेश्चन को अगर
पढ़े होंगे। डीमेट का मैं पढ़ा भी चुका हूँ, डीमेट अकाउंट है ना, तो डीमेट अकाउंट के बारे में पढ़ा भी चुका हूँ आपको। ये दोनों ही पॉइंट सही हैं, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। और ये आपको याद भी रखना था, जो शेयर बाज़ारों में शेयरों की खरीद बिक्री या कारोबार के लिए जिस अकाउंट का यूज़ करते हैं हम उसे क्या कहते हैं, डीमेट अकाउंट कहते हैं। और ये बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं इकोनॉमिक्स के, क्योंकि काफ़ी सारे टेस्ट लगा चुके हैं अब हमें इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। चलिए अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। और 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यापार को संरक्षण देने के लिए किसी भी देश के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किए जाते हैं। तो आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला, आयात शुल्कों में वृद्धि होता है। वीज़ा नियमों में लचीलापन, ये नहीं होता, आपको ये नहीं रखना है। फिर घरेलू निर्यात उद्योगों में विशेष छूट, ये भी होता है। घरेलू करों में कटौती, ये भी होता है। तो 1, 3, 4, 1, 3, 4 मतलब ये जो, अच्छा सी ऑप्शन इसमें ऊपर दे रखा है, अच्छा ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा यहाँ पे सही लिखा हुआ है, ये सी ऑप्शन यहाँ पे 1, 3, 4 होगा। देख भी लेते हैं क्या आंसर है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो सारे आपको ध्यान रखने हैं कि किस तरीके से वो काम करता है। और आज का ये होमवर्क है आपके लिए 10वां क्वेश्चन, इसको बढ़िया से आप पढ़िए और इसमें आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किस तरीके से आप पढ़ भी रहे हैं या चीज़ों को सिर्फ सुन रहे हैं। याद रखना है उसको कि आयात प्रतिस्थापन के लिए किसी देश के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए जाते हैं। इन चारों में से आपको सही उत्तर का चुनाव करके यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। तो इसको बढ़िया से पढ़ते रहिए और चीज़ों को सीखते रहिए। इसके बाद अब हम दूसरा सब्जेक्ट लेने वाले हैं टेस्ट के तहत और बढ़िया से उसके बारे में भी समझेंगे। आराम से हम आज इतना ही सीख के आगे बढ़ते हैं और 8 बजे फिर से लाइव मिलते हैं। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, जय भारत।